हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जातीय जनगणना और जनगणना को पॉइंट के थ्रू समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जिम्मेदारी संघ सरकार यानी राज्य सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची संख्या 69 पर अंकित है। दूसरा पॉइंट, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को देखता है। तीसरा पॉइंट, वर्तमान में भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी है। चौथा पॉइंट है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पांचवा पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। छठा पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय हुई। उस समय जनगणना आयुक्त आर.ए. गोपाल स्वामी थे। वे जनगणना आयुक्त 1949 से लेकर 1953 के बीच तक थे। सातवां पॉइंट है, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। आठवां पॉइंट को देखते हैं। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी। दशकीय जनगणना यानी होता है 10 वर्ष पर जनगणना कराना। नौवां पॉइंट है, 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। 10वां पॉइंट है, जनगणना 2011 ईस्वी के तहत पहली बार भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी इसको इंग्लिश में NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं, यह तैयार किया जा रहा है 2011 से ही, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 वितरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष इससे ऊपर के वय के सभी लोगों की बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। 11वां पॉइंट है, 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। 11वां पॉइंट है, 2001 से लेकर 2011 के बीच तक एक दशक की अवधि में कुल 47 नए जिले बने। 12वां पॉइंट है, महान विभाजक वर्ष। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक के कहते हैं। 1911 से लेकर 21 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक के -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसलिए 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। अब 12वां पॉइंट को देखते हैं। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से लेकर 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। अब कुछ प्रमुख परिभाषाओं को समझते हैं जो जनसंख्या से संबंधित है। पहला है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किमी में निवासित औसत जनसंख्या से, यानी जैसे कि जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किमी में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। दूसरा है लिंगानुपात, इसे इंग्लिश में सेक्स रेटियो बोलते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि 1000 पुरुषों की तुलना में जितना स्त्रियों यानी महिलाओं की संख्या, इसे हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का सूत्र होता है
स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या गुने 1000 है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शिशु लिंगानुपात। इसमें 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच के बालक आते हैं। जनसंख्या में 0 से लेकर 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात का सूत्र है बालिकाओं की संख्या 0 से लेकर 6 के बीच बट्टा बालकों की संख्या 0 से लेकर 6 के बीच गुने 1000। चौथा है दशकीय वृद्धि दर, इसे इंग्लिश में डिकैडल ग्रोथ रेट बोलते हैं। यह 10 वर्ष के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत को वृद्धि को बताता है। दशकीय वृद्धि दर बराबर होता है वर्तमान संख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बट्टा पूर्व जनसंख्या गुने 100। अब पंचवा देखते हैं साक्षरता दर, इसे इंग्लिश में लिटरेसी रेट बोलते हैं। 7 वर्ष उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उससे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर या लिटरेट कहते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर का सूत्र होता है साक्षरों की संख्या बट्टा 7+ आयु वाली जनसंख्या गुने 100। छठा को देखते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत्यु शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। अब पॉइंट को समझते हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक जनगणना आयुक्त के द्वारा 13 अप्रैल 2010 ईस्वी से हुई है। फिर पॉइंट को समझ देखते हैं। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। अब तीसरे पॉइंट के देखते हैं। जनगणना से सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किसे किस तबके को कितना हिस्सेदारी मिली और कौन वंचित रहा है। चौथा पॉइंट को देखते हैं। जातीय जनगणना का अर्थ है देश में जनगणना की जाए तो उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे किसी देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। या जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। अगला पॉइंट है सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। हालांकि इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब देखते हैं जातीय जनगणना से क्या लाभ है। इसका लाभ निम्न है। पहला पॉइंट को देखते हैं। इससे देश में कौन जाति अभी पिछड़ेपन की शिकार है यह आंकड़ा पता चलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। दूसरा पॉइंट है इससे किसी भी जाति की आर्थिक सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक का पता चल पाएगा। अब जातीय जनगणना से होने वाले नुकसान को देखते हैं। पहला नुकसान है इससे किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। यानी परिवार नियोजन का मतलब है सरकार द्वारा बढ़ते हुए जनसंख्या को बढ़ते हुए देखकर एक जैसे कि नियम योजना लागू किया गया है, इसे ही हम परिवार नियोजन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है
1991 ईस्वी में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यही बात कहकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 2011 की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 2011 की जनगणना में जनसंख्या भारत के उस समय 1,21,05,69,573 थी। लिंगानुपात 943 था। साक्षरता दर परसेंट 74% था। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। 2022 में जो जनगणना हो रही है यह 16वीं जनगणना है।